दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख जल संधियों के बारे में देखेंगे। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। कल्पना कीजिए पानी की एक ऐसी संकरी पट्टी की जो मतलब किसी आम शहर से ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। हाँ, शायद एक बड़ी नदी जितनी चौड़ी। सही कहा, लेकिन इस छोटी सी पट्टी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तरह से बंधक बना रखा है। मेरा मतलब है बंद हो जाए ना तो दुनिया भर में तेल के दाम रातों रात दोगुने हो जाएंगे। और फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से जम जाएगी। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर भूगोल के बारे में सोचते समय दिमाग में विश्व का एक स्थिर नक्शा उभर आता है। हाँ, वो स्कूल की किताबों वाली एटलस याद आ जाती है। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे देशों की सीमाएं और महासागर बस कागज पर खींची गई कुछ नीली काली रेखाएं हैं। लेकिन आज की इस गहरी पड़ताल में हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य, जिन्हें अंग्रेजी में स्ट्रेट्स कहा जाता है, और समुद्री चैनलों की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि इस विस्तृत चर्चा का मिशन केवल इन जल संधियों की भौगोलिक स्थिति को रटना नहीं है। हाँ, रटने से तो भूगोल हमेशा उबाऊ लगता है। बिल्कुल, हमें उस तंत्र को समझना है कि भूगोल की ये संकरी जलधाराएं आखिर किन विशाल हिस्सों को आपस में जोड़ती हैं, इनका वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतना अधिक रणनीतिक महत्व क्यों है। और सबसे बड़ी बात, इस भारी भरकम भूगोल को आसानी से याद रखने के लिए हम कुछ बेहद दिलचस्प ट्रिक्स पर भी बात करेंगे। हाँ, ये जानकारी किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए या परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत काम की है, क्योंकि जब भूगोल के पीछे के कारणों को समझ लिया जाता है ना, तो ये केवल डेटा का पहाड़ नहीं रहता। सही बात है, वो एक शानदार कहानी बन जाता है। एकदम। तो चलिए, जानकारी का कोई बोझ न लगे इसलिए शुरुआत एक ऐसी धारणा से करते हैं जहां नाम ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। मतलब भूगोल में कई बार चीजों के नाम ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से भ्रामक होते हैं। ओहो, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इस सूची में सबसे पहला और क्लासिक उदाहरण है पाक जल संधि, या जिसे पॉक स्टेट कहते हैं। अब जब भी कोई पहली बार पाक जल संधि सुनता है तो स्वाभाविक रूप से दिमाग सीधे पाकिस्तान की तरफ दौड़ता है। हाँ, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। है ना? ऐसा लगता है जैसे यह भारत के पश्चिमी हिस्से या अरब सागर के कहीं आसपास होगी। बिल्कुल, लेकिन इसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असल में ये जल संधि भारत के दक्षिणी हिस्से मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। अच्छा, तो ये एकदम विपरीत दिशा में है। हाँ, यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया था। हाँ, तो ये पाल्क साहब के नाम पर है, पाकिस्तान के नहीं। एकदम सही। और इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। ये जल संधि इतनी उथली है, मतलब गहराई इतनी कम है, और इसमें राम सेतु के कारण इतनी रेत की चट्टानें हैं कि कोई भी बड़ा मालवाहक जहाज सीधे यहाँ से नहीं गुजर सकता। एक मिनट, मतलब अगर भारत के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक किसी बड़े जहाज को जाना हो तो वो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। उस बड़े जहाज को मजबूरन पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। अरे बाप रे। हाँ, एक संकरा रास्ता होने के बावजूद गहराई कम होने की वजह से ये व्यापारिक मार्ग के रूप में काम नहीं आ पाता। ये तो सच में भूगोल का एक अजीब विरोधाभास है। खैर, इस भ्रामक नाम को याद रखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अजीब लेकिन काम की ट्रिक है। अच्छा, क्या ट्रिक है। इसे याद रखने के लिए बस इतना सोचना है कि पाक जल संधि पाक से बिल्कुल दूर है। मेरा मतलब है पाक यानी पाकिस्तान से दूर। ओहो, ये तो बहुत आसान है ना? जैसे ही ये दिमाग में आएगा कि ये पाकिस्तान से दूर है, तो नक्शे पर नजर अपने आप भारत के एकदम विपरीत छोर यानी दक्षिण में श्रीलंका की तरफ चली जाएगी। सुनने में ये ट्रिक भले ही एक मजाक लगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये भ्रम दूर करने का सटीक तरीका है। बिल्कुल। अब इस भ्रामक नाम वाले उथले पानी से निकलकर दुनिया के उन रास्तों की बात करते हैं जो असल में वैश्विक व्यापार की जीवन रेखाएं हैं। इस सूची में मलक्का जल संधि का नाम सबसे ऊपर आता है। मलक्का स्ट्रेट। हाँ, भू राजनीति की भाषा में इसे दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट कहा जाता है। ये शब्द चोक पॉइंट अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है। इसका असल मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, बिल्कुल।
इसे एक रेत घड़ी या आवर ग्लास की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, वो जिसमें रेत गिरती है। हाँ, वही। रेत घड़ी के ऊपर और नीचे चाहे जितनी भी जगह हो, सारी रेत को बीच के उस बेहद पतले हिस्से से गुजरना ही पड़ता है। समझ गया। एक बेहद संकरा पानी का रास्ता है जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। और चीन, जापान जैसे देशों के लिए तो ये बहुत अहम होगा। बहुत ज्यादा। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्थाएं इसी रास्ते पर टिकी हैं। दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग हब से निकला हुआ माल इसी एक गले से होकर गुजरता है। मतलब ये असली आवर ग्लास है। बिल्कुल। और सोचिए, अगर यहाँ कोई जहाज फंस जाए या कोई नौसैनिक नाकेबंदी हो जाए, तो विकल्प के तौर पर जहाजों को हजारों किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा। और उससे व्यापारिक लागत कई गुना बढ़ जाएगी। एकदम सही। तो ये सच में एक संकरा गला है। इसी व्यापार और सामान की आवाजाही को देखते हुए मैं मलक्का जल संधि को माल का रास्ता कहता हूँ। माल का रास्ता, हाँ, इसे याद रखने की ट्रिक इसी माल शब्द में छिपी है। माल से मलक्का और माल से ही मलेशिया, यानी दुनिया भर का सारा माल जिस संकरे रास्ते से गुजरता है वो मलक्का है, जो मलेशिया के ठीक बगल में है। अरे वाह, ये माल और व्यापार का संबंध इसे याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन देखिए, अगर एक तरफ फैक्ट्रियों का तैयार माल है, तो उन फैक्ट्रियों को चलाने वाली ऊर्जा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऊर्जा मतलब तेल और गैस। बिल्कुल। यही तस्वीर में आती है हॉर्मोस जल संधि, जो वैश्विक ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है। हॉर्मोस जल संधि। अगर मलक्का से मेरी ट्रिक माल है, तो हॉर्मोस के लिए मेरी ट्रिक है तेल का होम, मतलब तेल का घर। तेल का होम। ये एनालॉजी सटीक बैठती है, क्योंकि ये जल संधि ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, जहां मध्य पूर्व के सारे तेल वाले देश हैं। हाँ, सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देशों से निकलने वाले तेल के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्व है। वॉल्व जैसे गैस सिलेंडर में होता है। बिल्कुल वैसे। इसे एक हाई प्रेशर गैस टैंक के वॉल्व की तरह देखा जा सकता है। पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले समुद्री तेल का लगभग 20 से 30% हिस्सा इसी एक वॉल्व से होकर बाहर आता है। बाप रे, 30%! ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और हैरानी करने वाली बात यह है कि यह रास्ता कुछ जगहों पर इतना संकरा है कि जहाजों के आने जाने की लेन केवल 2 मील चौड़ी है। 1 मिनट, सिर्फ 2 मील? हाँ, सिर्फ 2 मील। अगर ये रास्ता इतना संकरा है और यहाँ ट्रैफिक का इतना भारी दबाव रहता है, तो दुनिया के देश पनामा नहर या सुएज नहर की तरह जमीन को काटकर कोई कृत्रिम नहर क्यों नहीं बना लेते? इस एक वॉल पर निर्भरता तो बहुत खतरनाक है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। दरअसल मलक्का के पास थाईलैंड के क्रा इस्थमस में एक क्रा कैनाल बनाने का प्रस्ताव दशकों से चल रहा है। अच्छा, तो कोशिश हो रही है। हाँ, लेकिन इसके बीच में कई पहाड़ हैं और पर्यावरण को होने वाला नुकसान बहुत विशाल है। वो तो है, पहाड़ काटना आसान नहीं होता। और इसके अलावा कृत्रिम नहरों के निर्माण में अरबों डॉलर लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई दूसरा देश एक नया टोलगेट खोलकर खड़ा हो जाए। हाँ, भू राजनीति भी तो है। बिल्कुल। इसीलिए दुनिया को इन्हीं प्राकृतिक चोक पॉइंट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। अब यहाँ से ना चीजें सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक जो चर्चा हुई वो सामान और तेल के बारे में थी। लेकिन कुछ जल संधियां ऐसी हैं जो भौगोलिक रूप से महासागरों के मुख्य द्वार की तरह काम करती हैं। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा किला हो और उसकी सिर्फ एक ही चाबी हो। इसमें सबसे प्रमुख नाम है जिब्राल्टर जल संधि। हाँ, जिब्राल्टर। इसे भूमध्य सागर की चाबी कहा जाता है। ये चाबी वाली उपमा ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों नजरियों से बिल्कुल सही है। देखिए, भूमध्य सागर चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ एक विशाल समंदर है। नक्शे पर वो एकदम बीच में दिखता है। हाँ, अगर किसी जहाज को अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर के भीतर जाना है, तो जिब्राल्टर जल संधि ही वो इकलौता प्राकृतिक रास्ता है। इसके उत्तर में यूरोप का स्पेन है और दक्षिण में अफ्रीका का मोरक्को। तो मतलब ये सिर्फ 2 महासागरों को नहीं जोड़ती, बल्कि यूरोप और अफ्रीका को अलग भी करती है। एकदम सही। और इसका सामरिक महत्व इतना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस भी नौसेना ने इस रास्ते पर कब्जा किया, उसने पूरे भूमध्य सागर में पनडुब्बियों और जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया।
ओहो, जो कोई भी इस चाबी को याद रखना चाहता है उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सीधी ट्रिक है। बताइए। जिब्राल्टर की शुरुआत अंग्रेजी के जी अक्षर से होती है ओहो। और जी का मतलब हम हिंदी के जा से लगा सकते हैं। जा। हाँ, यानी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का रास्ता जिब्राल्टर का जी मतलब जा। अरे वाह, जी से जा ये दिमाग में एक छवि बना देता है कि ये एक प्रवेश द्वार है। बिल्कुल। खैर, अब इस प्रवेश द्वार से निकलकर दुनिया के एक ऐसे हिस्से की ओर रुख करते हैं जहां कूटनीति और भूगोल का सबसे अजीब संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं बेरिंग जल संधि की। बेरिंग स्ट्रेट। हाँ, ये अमेरिका के अलास्का और रूस को एक दूसरे से अलग करती है और आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से जोड़ती है। अगर ईमानदारी से कहूं तो बेरिंग जल संधि के लिए मेरे पास जो ट्रिक है वो इसे बोरिंग जगह मानकर चलती है। बोरिंग जगह? वो क्यों? बेरिंग से बोरिंग ऐसा इसलिए क्योंकि नक्शे पर यह जगह एकदम सफेद दिखती है। मतलब वहां दूर दूर तक सिर्फ जमी हुई बर्फ है, जमा देने वाली ठंड है और कोई बड़ी आबादी या हलचल नहीं है। तो ये एक बोरिंग रास्ता लगता है। बेरिंग से बोरिंग याद रखने के लिए एक अच्छी ट्रिक हो सकती है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा असहमत होना पड़ेगा। ये जगह बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बल्कि ये शायद पृथ्वी पर मौजूद सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। एक मिनट, ऐसा क्या रहस्य है वहां? बर्फ के अलावा और क्या ही हो सकता है? यहाँ भूगोल और समय का एक बहुत ही जादुई नियम लागू होता है। समय का नियम? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या जिसे इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं, बिल्कुल इसी बेरिंग जल संधि के बीच से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस को अलग नहीं करती, बल्कि ये दो अलग अलग दिनों को भी बांटती है। ओहो। इसी जल संधि के बीच में दो छोटे द्वीप हैं, रूस का बिग डायोमेड और अमेरिका का लिटिल डायोमेड। इन दोनों द्वीपों के बीच की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर के आसपास है। सिर्फ 4 किलोमीटर? हाँ, लेकिन समय के हिसाब से ये दोनों 21 घंटे दूर हैं। सच में? ये तो दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। मतलब अगर कोई सर्दियों में समंदर जमने पर एक द्वीप से दूसरे द्वीप की तरफ चलकर जाता है तो वो असल में भविष्य अतीत में कदम रख रहा होता है। बिल्कुल, एक तरफ पार करने पर सीधे एक दिन आगे और वापस लौटने पर एक दिन पीछे। जो जगह बाहर से एकदम बोरिंग और नीरस दिखती है, वो असल में हमारी दुनिया की इकलौती प्राकृतिक टाइम मशीन है। अरे वाह, ये वाकई एक आहा मोमेंट है। बोरिंग से सीधे टाइम मशीन। है ना कमाल की बात? बहुत ही कमाल। खैर, समय की इस यात्रा से वापस लौटते हैं और दुनिया के नक्शे को छोड़कर भारत के करीब के समुद्री हिस्सों पर नजर डालते हैं। हाँ, चलिए भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे समुद्री चैनल हैं जो अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। ये नाम अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन पर बात करने से पहले एक बुनियादी सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। इन चैनलों के नाम किसी व्यक्ति या जगह पर न होकर इस तरह के गणितीय नंबरों मतलब अक्षांशों पर क्यों रखे गए हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पृथ्वी को एक विशाल ग्रिड या जाल के रूप में देखा जाना चाहिए। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश है। वो बीच वाली लाइन। हाँ, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, ये अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री 2 डिग्री के क्रम में बढ़ती हैं। समुद्र पर कोई सड़क या दीवार तो होती नहीं, इसलिए इन अक्षांश रेखाओं को समुद्र पर खींची गई अदृश्य हाईवे लेन्स माना जा सकता है। अदृश्य हाईवे लेन्स, ये उपमा बहुत अच्छी है। हाँ, जब हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि पृथ्वी की 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ठीक उसी पानी के रास्ते से होकर गुजर रही है। इन गणितीय रेखाओं ने ही नाविकों के लिए समुद्र में रास्ता खोजना मुमकिन बनाया है। तो इन अदृश्य हाईवे लेन्स का कंसेप्ट तो बहुत स्पष्ट हो गया। अब उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि कौन सी डिग्री वाली लेन किसे अलग करती है। इसके लिए मैंने कुछ बेहद कैची ट्रिक्स सोची हैं जो हमेशा काम आती हैं। हाँ, इन अक्षांशों के नंबर अक्सर आपस में उलझ जाते हैं, इसलिए कोई ठोस ट्रिक बहुत मददगार साबित होगी। सबसे पहले बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। ये मालदीव और भारत के मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। इसके लिए बस एक शब्द याद रखना है, मामी। मामी, हाँ, माँ से मालदीव्स और मी से मिनिकॉय। जब भी 8 डिग्री सामने आए तो बस अपनी मामी को याद कर लेना है। अरे वाह, समुद्री नाविक भी सदियों से दिशाएं याद रखने के लिए इसी तरह की ध्वनियों और शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं। इसके बाद 9 डिग्री चैनल आता है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच बहता है।
इसकी ट्रिक भी एक जाना माना नाम है, लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्य से लक्षद्वीप और मी से मिनिकॉय। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लक्ष्य और मी। ये एक बहुत अच्छा क्रम बन गया। 8 डिग्री मामी और 9 डिग्री लक्ष्मी। है ना। और फिर आता है इस पूरे क्षेत्र का सबसे मशहूर और रणनीतिक हाईवे, 10 डिग्री चैनल। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 हिस्सों में बांटता है। इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है आंडे। आंडे मतलब एग्स। हाँ, आ से अंडमान और डे की ध्वनि को निकोबार के न से जोड़ा जा सकता है, या सिर्फ अन और न को याद रखा जा सकता है, आंडे। बहुत बढ़िया। आपको बता दूं कि 10 डिग्री चैनल का भू राजनीतिक महत्व बहुत विशाल है। ये रास्ता इतना गहरा और चौड़ा है कि बड़े बड़े सैन्य पनडुब्बियां और जंगी जहाज यहाँ से बिना किसी रोक टोक के निकल सकते हैं। मतलब नौसेना के लिए ये एक खुला रास्ता है। एकदम। इसी क्षेत्र में एक और बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग है, डंकन पास या डंकन पैसेज। ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास, इसका नाम अक्सर 10 डिग्री चैनल के साये में छिप जाता है। क्या इसमें भी कोई खास रणनीतिक बात है? बिल्कुल है। डंकन पास बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लिए एक बेहद अहम कॉरिडोर है। अच्छा। हाँ, ये इतना गहरा है कि बड़े नौसैनिक जहाज आसानी से गश्त कर सकते हैं। ये 10 डिग्री चैनल की ओर जाने वाले रास्तों की सुरक्षा के लिए एक वॉच टावर या निगरानी चौकी की तरह काम करता है। ओहो, मतलब ये एक पहरेदार है। खैर, अक्षांशों के इस गणित और रणनीतिक चौकियों को पार करने के बाद अब दुनिया के कुछ सुदूर कोनों की ओर चलते हैं। चलिए। दक्षिण पूर्व एशिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध रास्ता है, सुंडा जल संधि। हाँ, सुंडा स्ट्रेट। ये इंडोनेशिया के 2 घनी आबादी वाले द्वीपों जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा और सुमात्रा। हाँ, लेकिन ये इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों? क्योंकि यहाँ इतिहास का सबसे भयंकर ज्वालामुखी क्राकाटोआ स्थित है। जब 1883 में ये ज्वालामुखी फटा था ना, तो उसकी आवाज दुनिया के एक बड़े हिस्से में सुनी गई थी। बाप रे, इतनी खौफनाक जगह। लेकिन इसके लिए जो ट्रिक है वो एकदम शांत और आराम वाली है। अच्छा, खौफनाक जगह के लिए शांत ट्रिक? हाँ, सुंडा जल संधि को याद रखने के लिए सिर्फ ये सोचना है कि जावा और सुमात्रा का संडे। सुंडा शब्द संडे से मिलता जुलता है। हाँ, सुंडा और संडे। बस ये कल्पना करनी है कि जावा और सुमात्रा द्वीप आपस में मिलकर सुंडा यानी संडे की छुट्टी मना रहे हैं। खतरनाक ज्वालामुखी के बीच संडे की छुट्टी, ये विरोधाभास इसे याद रखने के लिए काफी है ना? बिल्कुल। इस सुन्ना से निकलकर अगर और भी दक्षिण की ओर जाया जाए, एकदम डाउन अंडर, तो वहां कुक जल संधि मिलती है। कुक जल संधि। कुक जल संधि से जुड़ी जो ट्रिक है वो सीधे कहानी बनाती है। पहले मैं इसकी लोकेशन बता दूं। कुक जल संधि न्यूजीलैंड देश को 2 मुख्य हिस्सों, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप में बांटती है। हाँ, नॉर्थ और साउथ आइलैंड। इसका नाम ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक पर है। आपको बता दूं, ये जगह रोरिंग फोर्टीज नामक खूंखार हवाओं के लिए जानी जाती है। रोरिंग फोर्टीज? हाँ, ये हवाएं इन दोनों द्वीपों के बीच से एक फनल या सुरंग की तरह बेहद तेज रफ्तार से गुजरती हैं। तो ये भी काफी तूफानी जगह हुई। लेकिन हमारी ट्रिक कैप्टन कुक के सफर पर नहीं, बल्कि रसोई में खाना बनाने वाले कुक पर आधारित है। अच्छा, क्या कहानी है? ट्रिक ये है कि कुक ने न्यूजीलैंड में खाना बनाया। बस दिमाग में एक ऐसी अजीब तस्वीर बनानी है कि एक बहुत विशाल रसोइया, मतलब कुक, न्यूजीलैंड के बीचों बीच खड़ा है और उसने देश के 2 टुकड़े करके उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को अलग अलग पकाया है। ओहो, इंसानी दिमाग इस तरह की अजीब और बेतुकी छवियों को बहुत तेजी से पकड़ता है। ये ट्रिक सच में काम करेगी। बिल्कुल करेगी। अब इस सूची के एक अंतिम लेकिन बेहद दिलचस्प नाम की ओर आते हैं, बास जल संधि, या जिसे बास स्ट्रेट कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और उसके द्वीप राज्य तस्मानिया के बीच है। बॉस जल संधि, इसका नाम आते ही सीधे क्रिकेट का मैदान याद आता है। क्रिकेट? यहाँ क्रिकेट कहाँ से आ गया? अरे, क्रिकेट प्रेमियों के लिए यहाँ एक बेहतरीन एनालॉजी है। देखिए, विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा से अपना दबदबा बनाती आई है। उनका रवैया हमेशा एक बॉस की तरह होता है। हाँ, ये बात तो है। तो बॉस जल संधि की ट्रिक है कि बॉस ऑस्ट्रेलिया में है। बॉस सोचते ही ऑस्ट्रेलिया याद आएगा और तस्मानिया के साथ उसकी ये जल संधि अपने आप जुड़ जाएगी।
ये बहुत मजेदार है। आपको पता है ये उथला पानी का रास्ता सदियों तक नाविकों के लिए काल बना रहा है। यहाँ अनगिनत जहाज डूबे हैं, लेकिन क्रिकेट के इस बॉस वाले गठजोड़ ने से याद रखना बहुत आसान बना दिया है। तो इस सारी चर्चा का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष, हाँ, ये विस्तृत चर्चा एक बात पूरी तरह से साफ कर देती है कि भूगोल सिर्फ किताबों में छपे तथ्यों को रटने का कोई नीरस काम नहीं है। हर एक जल संधि और चैनल के पीछे भूगोल, अर्थव्यवस्था और सत्ता की एक गहरी कहानी काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अगर चोक पॉइंट हो, हॉर्मोस का वॉल्व हो या पेरिंग जल संधि की वो ठंडी टाइम मशीन, और इन भारी भरकम कंसेप्ट्स को संडे कुक या मामी जैसी अजीबोगरीब ट्रिक से आसानी से दिमाग में बैठाया जा सकता है। अगर हम इसे एक व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो नक्शे पर दिखने वाली ये मामूली नीली लकीरें वास्तव में हमारी आधुनिक दुनिया के वो अदृश्य स्तंभ है जिन पर पूरा ढांचा टिका है। एकदम सही। ये संकरे पानी के रास्ते आज भी ये तय करते हैं कि किस देश के पास कितनी कूटनीतिक शक्ति होगी और हमारी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे तेल और सामान कितनी आसानी से पूरी होंगी। इन तमाम बातों को गहराई से समझने के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल सतह पर आता है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कैसा सवाल? देखिए, इन समुद्री रास्तों ने सदियों तक दुनिया का व्यापार और युद्ध तय किए हैं, लेकिन आज जब हमारे पास ऐसी तकनीक और विशाल कार्गो हवाई जहाज हैं जो इन सारी भौगोलिक सरहदों, पहाड़ों और चोक पॉइंट्स के ठीक ऊपर से पलक झपकते ही उड़ जाते हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में इन पुराने पानी के रास्तों का रणनीतिक और आर्थिक महत्व वैसा ही बना रहेगा, या फिर किसी दिन तकनीक इन संकरी जल संधियों की ताकत को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर देगी? ये सच में एक ऐसा विचार उत्तेजक सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य की भू राजनीति पानी की लहरों पर तय होगी या आसमान की ऊंचाइयों में। और इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। जब भी सुनने वाले तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अभी तक हमारे सभी वीडियो को आपने देखा, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।